अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 18 जमादिल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने वाला अगर दूसरी नमाज के वक्त से पहले मर जाए तो जन्नत में जाएगा। और अब सुर्खियां। चीन की तरंदाजी को नाकाम बनाने का दावा, हिंदुस्तानी फौज का कोई जानी नुकसान नहीं। लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान। अपोजिशन के चीन मसले पर बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का मसला उठाया। फंड की हुसूलियाबी पर वजाहत करने का अमित शाह ने किया मुतालबा। जगन की सदारत में एपी काबीना का इजलास, पेंशन की रकम में इजाफा समेत काबीना में कई अहम तजावीज मंजूर। दिल्ली में बीआरएस के फ्लेक्सेस को हटा दिया गया, इफ्तिताह से एक दिन पहले एमसीडी की कार्रवाई। और अब तफसील। एपी काबीना के मुनक़िदा इजलास में आज चंद एक अहम फैसले लिए गए। काबीना ने पेंशन की रकम को 2500 से बढ़ाकर 2750 करने का फैसला किया है, जिससे 62,31,000 पेंशनर्स को फायदा पहुंचेगा। साथ में काबीना ने वाईएसआर मवेशी बीमा स्कीम की तजवीज़ को भी मंजूर कर लिया है। साथ में कड़पा में जेएसडब्ल्यू स्टील प्लांट की तामीर को भी मंजूरी दे दी है। तेलंगाना कांग्रेस में नई कमेटियों में ओहदों की तकसीम पर कांग्रेस के सीनियर लीडर दामोदर राज नरसिम्हा ने बरहमी जाहिर की है। उन्होंने कमेटी में नाअहल कायदीन को ओहदे देने का इल्जाम लगाया। नरसा रेड्डी, श्रवण कुमार रेड्डी और शशिकला को कमेटियों में ओहदे फराहम करने पर राज नरसिम्हा ने एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वफादारों को नजरअंदाज करके कुछ वक्त कांग्रेस में शामिल होने वालों को ओहदे दिए गए हैं। ఆ లిస్టు చూసిన తర్వాత 3 నెలల కింద వచ్చిన వాళ్ళు, 6 మాసాల కింద వచ్చిన వాళ్ళు, 9 మాసాల కింద వచ్చిన వాళ్ళు, కాంగ్రెస్ కల్చరు, కాంగ్రెస్ చరిత్ర, కాంగ్రెస్ సిద్ధాంతం అనేది తెలియని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకు ఈ పదవులు ఇవ్వడం జరిగింది. నాకు ఒకటి అర్థం కాలేదు. వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా అడాప్టెడ్ ఇన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ జనరల్ సెక్రటరీస్ అండ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్? కాంగ్రెస్ తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కొత్త రోగం మొదలైంది గత 8 సంవత్సరాల నుంచి. అది చాలా ప్రమాదకరమైన రోగము. ఆ రోగాన్ని ఏమంటామంటే కోవటిజం అంటాం. ఇంగ్లీష్లో పదం ఉంది కోవటిజం అని చెప్పి. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పార్టీలలో కోవట్లుండి, కాంగ్రెస్లో కూడా కోవట్ కల్చర్ ఉండి, కాంగ్రెస్లో ఉంటూ కాంగ్రెస్ పాట వాడుతూ కాంగ్రెసే నాది అంటూ ప్రభుత్వానికి పరోక్షంగా మద్దతు పలుకుతూ కాపాడే దిశగా కాంగ్రెస్లో కొన్ని శక్తులు ఉన్నాయి. दिल्ली में लगाए गए भारत राष्ट्रीय समिति के फ्लेक्सीज को मुकामी हुक्काम ने हटा दिया है। मुकामी हुक्काम ने बताया कि बगैर इजाजत बीआरएस के फ्लेक्सीज सड़क के दोनों जानिब लगाए गए थे, जिन्हें हटा दिया गया है। मुकामी हुक्काम ने उस इल्जाम की तरदीद की कि बीजेपी के दबाव में बीआरएस के फ्लेक्सीज को हटा दिया गया। हमारे यहाँ से परमिशन ली जाती है डिपार्टमेंट से, तो परमिशन नहीं थी तो कंट्रोल रूम से मेरे पास कॉल आई कि ऐसे ऐसे ये विदाउट परमिशन लगे हुए हैं, इनको रिमूव करा जाए। कितना दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा? पहले भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये सब मोस्ट अर्जेंट पे होता है तो जल्दी इनको अप्रूवल मिल जाती है। क्योंकि आप लोग यहाँ पे बीजेपी के दबाव से इसको निकाल रहे हैं, राजनीति नहीं, मैं किसी पार्टी को नहीं मानता जी, ये मेरी ड्यूटी है। सारी पार्टी के ऊपर ऐसी पाबंदी है? क्यों खड़े होगे तो वो भी करोगे, किसी का भी हो हम उसको रिमूव करते हैं, चाहे बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अदर पार्टी का हो। इसके ऊपर बीजेपी वालों का दबाव है बोल रहे हैं? कुछ नहीं होता जी, उनका भी बैनर नहीं लगता है। आप देख सकते हो लोवर चाणक्यपुरी में ये पूरा एरिया मेरे पास है, आप कहीं भी किसी पार्टी का भी बैनर दिखा दीजिए। तो कोई शिकायत किया आपका? कंट्रोल रूम से कॉल आती है हमारे पास, किसी भी पार्टी का हो वो हम रिमूव करते हैं। कंट्रोल रूम को शिकायत है इसके ऊपर? क्या शिकायत है? कि कंट्रोल रूम को ये है कि विदाउट परमिशन है, ये देखा जाए जरा कैसे कैसे है और इसको रिमूव कर दिया जाए। तो अभी लगाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? परमिशन लेनी पड़ती है डिपार्टमेंट से। तुरंत देगा? अब वो एचओडी जाने दे।
दिल्ली दौरे के दौरान वजीर आला केसीआर ने वसंत विहार में मौजूद बीआरएस के दफ्तर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने दफ्तर के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। याद रहे कि कल केसीआर दिल्ली में बीआरएस के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम देंगे। फिलहाल पार्टी दफ्तर में चंडीगम जारी है। चीनी फौज के साथ ताइवान में होने वाले तसादुम पर लोकसभा में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने वजाहत की कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी फौज के साथ होने वाले तसादुम में हिंदुस्तानी फौज का कोई नुकसान नहीं हुआ है और न ही कोई शदीद जख्मी हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है और हिंदुस्तानी फौज ने बहादुरी के साथ चीन की दरअंदाजी को रोक दिया है। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया। कांग्रेस इस मामले पर बहस की मांग कर रही थी। दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। और मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना किसी संशय के भारत की सेना की क्षमता, शौर्य, पराक्रम व प्रतिबद्धता का भी अभिनंदन करेगा। असदुद्दीन अवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदुस्तान और चीनी फौज के दरमियान होने वाले तसादुम पर बयान देने के बजाय मुबाहिस कराने की मरकज से मांग की है। उन्होंने इस मामले में मोदी पर कमजोर लीडरशिप होने का इल्जाम लगाया। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि देश के प्रधानमंत्री पॉलिटिकल लीडरशिप दिखाने में सरासर नाकाम साबित हो रहे हैं। 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। 9 तारीख को ये क्लैश होता है। आज आप आकर पार्लियामेंट को कहते हैं अगर मीडिया रिपोर्ट नहीं करता तो आप तो बोलते भी नहीं, आप तो खामोश बैठ जाते। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है? क्यों आप पिछले 2 हफ्ते में कि हमने इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट को स्क्रैम्बल क्यों किया जब चीन के एयरफोर्स घुसना चाह रही थी उसी जगह पर? तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री चीन के नाम लेने से डरते हैं। उनकी सरकार चीन के बारे में बोलने से डरती है। ट्रेड इम्बैलेंस है, उसके बावजूद भी हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सरहद के करीब हिंदुस्तानी फिजाया ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इंडियन एयरफोर्स के तैयारे फिजा में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एलएसी के करीब चीनी फिजाया की सरगर्मियों में इजाफे के बायस हिंदुस्तानी फिजाया ने पेट्रोलिंग में इजाफा किया है और वो किसी भी दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तावांग में तसादुम के बाद हिंदुस्तानी फौज चौकस हो गई है। अमित शाह ने कांग्रेस एमपीज पर वक्फे सवालात में हंगामा करने का इल्जाम लगाया। अमित शाह का मानना है कि कांग्रेस ने चीन फौज के साथ तसादुम का मामला इसीलिए मौजू बनाया क्योंकि पार्लियामेंट में ये सवाल किया जाने वाला था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन और जाकिर नायक की तंजीम से पैसा क्यों मिला था। कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि एफसीआरए के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया था। फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली
इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। अब मैं कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि इन्होंने शोध तो जरूर किया होगा, क्या उनकी शोध में 1962 में जो हजारों हेक्टेयर भूमि भारत की चीन ने हड़प ली वो शामिल था क्या? चीन में कोविड पाबंदियों के खिलाफ होने वाले एहतजाज से तवज्जो हटाने के लिए चीन ने दरअंदाजी की कोशिश की। ये तबसरा रिटायर्ड ब्रिगेडियर हेमंत ने किया है। It is just that Chinese are trying to activate a point to ensure that the problem that they are facing at home, the attention of the people of China is taken away from there. What is the situation in China? Situation in China today is that every Chinese citizen wants that COVID lockdowns to be lifted up because it is causing tremendous amount of inconvenience to them, and they want Xi Jinping also to leave. And this is the largest ever uprising against the Chinese government, largest after the Tiananmen Square agitation which took place long time back. Of course, the Chinese government is crushing it by use of technology, by use of social media, etc. But the fact is, despite so many days, they have not been able to crush the uprising. So therefore, one reason is that they want to distract the people by pointing India as an enemy, so that they start looking towards India and don't look inside. पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमलों की बरसी के मौके पर महलूकीन को खिराज अकीदत पेश किया गया। पार्लियामेंट के इहाते में मुनक़िदा ताज़ियती तक़रीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनकर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, कांग्रेस कायदीन सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरों ने खिराज पेश किया। 21 साल पहले पार्लियामेंट में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 9 अफराद हलाक हुए थे। पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमलों की बरसी के मौके पर लोकसभा में महलूकीन को खिराज पेश किया गया। इस मौके पर लोकसभा में 2 मिनट की खामोशी मनाई गई। लोकसभा स्पीकर ने महलूकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए उनकी कुर्बानियों को याद करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। हम 13 दिसंबर 2001 की उस दुखद घटना का अत्यंत संजीदगी के साथ स्मरण करते हैं, जब हमारी संसद पर एक कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले का निशाना बनी थी। इस दिन हम सतर्क सुरक्षा बलों की बहादुरी को भी स्मरण करते हैं, जिन्होंने हमारे लोकतंत्र के प्रतीक पर हुए इस हमले को विफल कर दिया था, जिन्होंने इस हमले को विफल करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। एपी तंजीम जदीद के वादों को पूरा करने का वायसर कांग्रेस के एमपी मिथुन रेड्डी ने लोकसभा में मुतालबा किया। 8 साल रिवर्स गैप फंडिंग समेत कई एक अहम उमूर पर जेर इल्तिवा रहने से ऐवान को वाकिफ कराया। सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स बिल पर लोकसभा में हुई मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए मिथुन रेड्डी ने सेस चार्जेस के शक्ल में वसूल शुदा आमदनी में भी रियासतों को हिस्सा देने की मांग की। While the division of our states, sir, in the year 2014-15, the first year, whatever revenue deficit we had or a resource gap, they said it will be funded, sir. If you see, there's close to 32,000, sir, for Andhra Pradesh. So far, even in spite of 8 years, this issue has not been sorted out. So we asked the government, the finance ministry, to sort out this resource gap funding issue. We have represented various times. It's not just one time, we have represented n number of times. So we request the government to act on that. And even there's one more issue, sir, I would like to bring to the notice of the... वाईएसआरटीपी की सदर वाइस शर्मिला को पदयात्रा करने की तेलंगाना हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। टीआरएस हुकूमत और पुलिस ने शर्मिला को पदयात्रा करने से बाज रखा था, जिसके खिलाफ शर्मिला हाईकोर्ट से रुजू हुई थी। शर्मिला टीआरएस हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों को उजागर करने और अवामी मसाइल की जानकारी हासिल करने के लिए पदयात्रा कर रही हैं।
तेलंगाना हुकूमत ने जापान की कंपनी डाइफुको के साथ एक याददाश्ती मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज्म नक्स केटीआर और डाइफुको के नुमाइंदों के दरमियान मुआहिदा तय पाया है। केटीआर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान को अशिया की तैयारी में आलमी मियार पर खरा उतरना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ नारों से काम नहीं बनता बल्कि अमली काम करने होंगे। How many of us really have come out with world-class products which can compete on a world scale? I mean, I'm even talking about the Reliances and Tatas and other big industrial houses from India. We have done well. We have been growing, of course. We're a large country. We have a large domestic market. But how many of these products that we have come out with are truly world-class? You know, when I talk about the Japanese and the Koreans, and when I can mention so many names and say they are truly world-class, how many Indian companies are there which actually can be mentioned in the same breath? Which we talk about make in India, we talk about a lot of things. We talk about making for the world. But unfortunately, not many of these disruptions, not many of these inventions or innovations are truly world-class. I think we need to start thinking on a larger scale. We need to start being a bit more ambitious. We need to start being a bit more aggressive as well. Because one thing I've seen in the last 1 decade of being a minister, almost a decade now, is that capital is not an issue if you have an idea that can really work. Access to capital is no more a concern. There used to be a time in India when access to capital was a challenge, when the entrepreneurs were having a tough time raising money. But now, I think with the sort of government support, with the sort of capital flow that is coming in, with the world looking at us with renewed enthusiasm, Indian entrepreneurs need to make some bold moves. Indian entrepreneurs, and especially those entrepreneurs from Telangana who are sitting here, please think big. Please think aggressively. Please start thinking of products for the world, not just for India. रंगारेड्डी के मनेगुड़ा में पेश आए नौजवान लड़की के अगवा के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। केस के कलीदी मुलजिम नवीन रेड्डी को पुलिस अभी तक पकड़ नहीं पाई। नवीन रेड्डी की शिद्दत से तलाश जारी है। 4 दिन होने के बावजूद पुलिस की जानिब से नवीन को हिरासत में न लेने पर लड़की के रिश्तेदारों ने बरहमी का इजहार किया। शमसाबाद के करीब पुलिस ने नवीन की कार की निशानदही की है, जिस पर मुतासिरा के रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि पुलिस भी नवीन के साथ मिली हुई है। याद रहे कि इस केस में अब तक 32 मुलजिमीन हिरासत में लिए जा चुके हैं। नवीन और मजीद 4 अफराद की सरगर्मी से तलाश जारी है। माइत्री मूवी मेकर्स के दफ्तर में आईटी के धावे खत्म हो गए हैं। तकरीबन 15 ठिकानों पर आईटी ओहदेदारों ने धावे किए थे और कलीदी दस्तावेजात समेत हार्ड डिस्क जब्त कर लिए गए थे। याद रहे कि पिछले कुछ वक्त से मैत्री मूवीज कंपनी एक के बाद एक भारी बजट की फिल्में तैयार कर रही है। बताया जाता है कि भारी बजट की फिल्म साजी के लिए बजट के इंतजाम के हवाले से आईटी ओहदेदारों ने तवज्जो मरकूज की। ओहदेदारों ने टैक्स की अदायगी से मुतालिक भी हिसाबात का जायजा लिया। एमएलए खरीदारी केस के मुलजिम नंद कुमार पर एक और केस दर्ज किया गया है। मानिक चंद के मुंतजिमीन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस में शिकायत की गई कि सरमायाकारी करने पर 50% नफा देने का वादा करके नंद कुमार ने उन्हें धोखा दिया है और नंद कुमार की वजह से उन्हें 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। नंदयाल में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाली एक टोली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा 3 अफराद पर मुश्तमिल टोली जाली सेल तैयार करके सरकारी रिकॉर्ड्स में खुर्द-बुर्द करके अराजियात पर कब्जे के दस्तावेजात तैयार कर रही थी। पुलिस ने मुलजिमीन और खुर्द-बुर्द किए गए दस्तावेजात को मीडिया के सामने पेश किया। పిన్నాపురం వీఆర్ఓ పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. రిపోర్ట్లో సారాంశం ఏమంటే నకిలీ సీల్స్, నేమ్ సీల్స్ అనమాట, తెలుగులో ఉండే ఈ సీల్స్ తయారు చేయించేసి ఆర్ఎస్ఆర్ అనే పర్మనెంట్ రిజిస్టర్ ఉంటుంది రెవెన్యూలో, రాముడు లేకపోతే రంగయ్య పలానా పేర్లు అనేది తయారు చేయించేసి ఆ పేర్లు ఇక్కడ స్టాంప్ వేయిస్తారనమాట. ఆ విధంగా 161 ఎకరాలు 19 మంది వ్యక్తుల పేర్లు ఉపయోగించి ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ని క్లెయిమ్ చేసే ఉద్దేశంలో ఈ ట్యాంపరింగ్ చేయడం జరిగింది. ఈ నకిలీ సీల్స్ అన్నీ ఉపయోగించేసి దీంట్లో మెయిన్గా భూమాని నాగేశ్వరరావు అనే అతను A2, తర్వాత గువ్వల వెంకటరమణ, కొట్టం వెంకటరమణ, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిపి అక్కడ ఉన్న రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ సహాయంతో ఈ భూ ఆక్రమణకి పాల్పడడం జరిగింది.
मुल्क में रास टैक्स की वसूली में इजाफा हो गया है। रवा मुआशी साल अप्रैल ता नवंबर 8.77 लाख करोड़ रास टैक्स वसूल होने का मरकजी वजीर फाइनेंस ने दावा किया है, जो पिछले साल के मुकाबले में 24% ज्यादा है, जबकि मुकम्मल मुआशी साल में टैक्स वसूली का निशाना तकरीबन 62% मुकम्मल हो चुका है। मरकजी वजारत फाइनेंस ने 2022 और 23 के लिए रास्त टैक्स वसूली का निशाना 24,20,000 करोड़ रुपए का मुकर्रर किया है। मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल MP के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। AIUDF के MLA अमीनुल हसन ने कहा है कि बदरुद्दीन अजमल ने अपने बयान पर माफी मांग ली, इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, केस जो रजिस्टर हुआ है, मेरे ख्याल से इसके क्या कार्रवाई होगा ये तो अदालत ही तय करेंगे, लेकिन बदरुद्दीन अजमल जी तो उनका जो अल्फाज था, जो गलत महसूस हुआ था, उन्होंने इसके लिए माफ़ी भी मांगी और असम के लोगों को अपील की कि उनको जो अल्फाज उनके मुंह से निकले थे उनके बारे में और दोबारा कोई इशू यहाँ क्रिएट ना किया जाए। वो तो खुद अपनी तरफ से ही उन्होंने ये अल्फाज बयान किया था और मेरे हिसाब से उनका जो बयान था वो भड़काऊ बयान नहीं था और किसी समुदाय के खिलाफ उनका कोई इस तरह का साजिश नहीं था। तो बयान में कुछ 2-1 अल्फाज गलत हो सकते हैं और मेरे हिसाब से इसके लिए ऐसा कोई सख्त कार्रवाई होने का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उनका जो मकसद था वो किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था, उन्होंने क्लियर भी किया है। सोशल मीडिया के माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर वेरिफिकेशन प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। अब तक वेरिफिकेशन मार्क के लिए नीली लाइन आती थी और अब 3 रंगों में दस्तयाब रहेगी, जिसके लिए वेब यूजर्स को माहाना $8 अदा करना होगा, जबकि आईफोन यूजर्स को $11 अदा करना होगा। ब्लू चेक मार्क के साथ साथ खुसूसी फीचर्स वाले ट्विटर ब्लू खिदमात से भी सारिफिन इस्तेफादा कर सकते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चीन की दरअंदाजी को नाकाम बनाने का दावा, हिंदुस्तानी फौज का कोई जानी नुकसान नहीं, लोकसभा में राजनाथ सिंह का बयान। अपोजिशन के चीन मसले पर बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का मसला उठाया, फंड की हुसूलियाबी पर वजाहत करने का अमित शाह ने किया मुतालबा। जगन की सदारत में भी काबीना का इजलास, पेंशन की रकम में इजाफा समेत काबीना में कई अहम तजावीज मंजूर। दिल्ली में बीआरएस के फ्लेक्सेस को हटा दिया गया, इफ्तिताह से एक दिन पहले एमसीडी की कार्रवाई। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।